एलॉन मस्क जिनकी नेट वर्थ एक टाइम 300 बिलियन भी क्रॉस कर गई थी, अगर उनकी नेट वर्थ को आप समझे तो हम अभी $282 बिलियन पकड़ते हैं। और आज से एलॉन मस्क उस पैसे को लिक्विडेट करना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा करके, तो आपको पता है अगर वो इतने सारे पैसे को इतना खर्च करे जितना एक एवरेज अमेरिकन पूरे साल में कमाता है, जो अराउंड $31,000 होते हैं, 24 लाख के आसपास, तो आपको पता है इतना खर्चा करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा? वेल 90,57,912 ईयर्स लगेंगे। अगर कमाने की बात करें तो अगर आप किसी तरीके से जितना एवरेज अमेरिकन कमाता है उतना कमाना स्टार्ट कर दो और उसकी 50% इनकम भी सेव करना स्टार्ट कर दो, तो आपको पता है एलॉन मस्क जितनी नेट वर्थ बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? 4.5 मिलियन ईयर्स। देखो, लोग हैं ना, यूजुअली बिलियन और मिलियन का डिफरेंस नहीं समझते। मिलियन और बिलियन का डिफरेंस उतना ही है जितना कि 0 और 999 मिलियन डॉलर्स का डिफरेंस होता है। शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट बात यह है कि मिलियन और बिलियन में बहुत डिफरेंस होता है। लोग आजकल बड़े आसानी से बोल देते हैं कि मैं भी एक दिन बिलियनर बनूंगा, बट वो समझते नहीं हैं कि बिलियन में कितने डॉलर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको इस वीडियो के बाद जाकर गूगल पर चेक करना है तो आपको पता चल जाएगा कि बिलियन डॉलर्स कितना ज़्यादा होता है मिलियन के कंपेयर में, जो कि बहुत सारे लोगों के यूजुअली बनना मुश्किल है। अच्छा चलो, बिलियन साइड में रख कर मिलियन की तरफ बात करें तो आपको लगेगा कि चलो हम मिलियनर तो आराम से बन सकते हैं। चलो इसको भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर आप मंथली 1 लाख रुपए भी कमाते हैं और सारे के सारे पैसे बिना खर्चा करे सेव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो भी आपको 700 से ज़्यादा साल लग जाएगा 1 मिलियन बनाने में, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड 7.9 करोड़ रुपीस होते हैं। और आगे मैंने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, खाना पीना, रहना, कपड़ा, ये सारे खर्चे तो इंक्लूड भी नहीं करा है। और देखो, इसी की रीज़न की वजह से आज के इस टाइम पर पूरी दुनिया में जो मिलियनर का जो काउंट है वो 56.1 मिलियन की है, जो कि पूरे वर्ल्ड के 8 बिलियन लोगों की पॉपुलेशन में सिर्फ 1.4% है। यानी अगर आप भी एक मिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको इस 1.4% के क्लब में आना होगा, जो आना सच में बहुत ही मुश्किल है। तो अब देखो, ये सारा डेटा बताकर मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आप उस रियलिटी को समझ पाओ और उस रियलिटी के हिसाब से प्लान और एक्शन ले पाओ। और जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें समझ पाओ और उनके ऊपर एक्शन लो, बिकॉज तभी जाकर आप एक मिलियनर बन पाओगे और मे बी इवन अ बिलियनर। देखो, एक रॉबर्ट कियोसाकी एक इंटरेस्टिंग सी बात बोलते हैं कि रिच होने का एक तरफ और दूसरी तरफ वेल्दी होना, ये दोनों काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हैं। कई बार लोग सिर्फ रिच बनने में फोकस करते हैं और जबकि आपको बनना चाहिए वेल्दी। और वेल्दी को आप डिफाइन कर सकते हो कहीं ना कहीं टाइम से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एलॉन मस्क की ही बात करें तो उनके पास इतना पैसा है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिना काम किए भी आराम से बिता सकते हैं। एलॉन को लाखों साल लग जाएंगे अपने सारे पैसे खर्च करने में। आप सोच सकते हैं उनके पास लाखों साल का पैसा पड़ा हुआ है, ऐसा ही आप भी डिफाइन करो कि आप कितने वेल्दी हो। अगर आज आप काम करना बंद करते हो तो आपके सेविंग अकाउंट में कितने एसेट्स हैं, कितने पैसे हैं आपके पास कि आने वाले कितने टाइम तक सरवाइव करने में हेल्प कर सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 1 साल, 10 साल। बिकॉज सच में आप वेल्दी बनोगे ना, तब ही आप इस 1.4% क्लब में शामिल हो पाओगे और ये सब चीज़ें अचीव करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में ऑथर थॉमस जे स्टैनली भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि कुछ लोग ही क्यों इतने मिलियनर हैं और बिलियनर बन पाते हैं। क्या ऐसी ही बात होती है जो उन्हें मिलियनर और बिलियनर बनाती है? तो ये चीज़ करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो सभी अमीर लोगों के पास जाने लगे और उनके इंटरव्यू लेने लगे, सभी मिलियनर्स के। नाउ जो यूजुअली मिलियनर्स जो दिख कर आते हैं वो कहाँ आते हैं? वो पॉश एरिया में रहते हैं,
जब वो इंटरव्यू लेने वहाँ पहुँचे ना, वहाँ गए ना, उन्होंने अलग-अलग लोगों के इंटरव्यू लिए। तब उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात समझ में आई। उन्हें समझ में आया हाँ, कुछ लोग थे जो काफ़ी अमीर थे, लेकिन उनमें से ऐसे बहुत ही सारे लोग थे जो दिखने में तो रिच थे, उनके घर भी बहुत महँगे-महँगे थे। घर का रेंट बहुत ही ज़्यादा था, उनकी गाड़ियाँ लीज़ पर ली हुई थी। मतलब वो कहीं न कहीं रिच तो ज़रूर थे, पर जब बात वेल्थ की आती है ना, तो वो लोग काफ़ी पुअर थे। उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि वो लोग यही लाइफ़स्टाइल काफ़ी सालों तक सर्वाइव कर पाएँ। इसके अपोज़िट जब उन्हें कुछ डेटा मिला और जब वो उनसे मिलने गए, तब उनको देखा कि ये जो मिलियनेयर है ना, जिनके पास एक्चुअल में वेल्थ थी, वो लोग एकदम आराम से नॉर्मल घर में रहते थे, नॉर्मल सोसाइटी में रहते थे। वो लोग दिखने में इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, उनके पास कपड़े नॉर्मल से थे, उनकी गाड़ियाँ नॉर्मल सी थी। वो लोग इतने एक्स्ट्रा स्मार्ट चीज़ें भी नहीं की थी, बट स्टिल वो लोग अमीर थे। बट जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा। वो और ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि ये लोग कैसे अमीर बनते हैं? ये लोग तो दिखते भी अमीर नहीं हैं। इसका ही रिसर्च करके उन्होंने एक पूरी बुक लिखी, जिसका नाम है मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जो काफ़ी अच्छी बुक है। और एक और बहुत ही अच्छी बुक है रिच डैड पुअर डैड। इन दोनों बुक के लेसन ही हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जो आपको भी 1.4% के क्लब में आने में हेल्प करेगा। देखो, रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो जब अपने लेट 20 में थे ना, जब उनका बहुत ही ज़्यादा मन था कि वो पॉर्श घर खरीदे, वो अपने जॉब से बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे थे। तब ऑथर ज़ेरॉक्स कंपनी में काम कर रहे थे और एज़ अ सेल्समैन वो बहुत ही अच्छा अर्न कर रहे थे। वो अपनी सेल्स कमीशन से ही इतना ज़्यादा कमा लेते थे कि वो पोर्श कार की मंथली पेमेंट आराम से कर सकते थे। बट स्टिल उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या आपको पता है उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने उन पैसे से जिनसे वो कार खरीदना चाहते थे, उस ही पैसे को थोड़ा-सा सेव करके उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। फिर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पर दे दिया और फिर उन्होंने थोड़ा वेट किया, जिससे फिर उनकी रेंटल इनकम आने लगी। फिर एक टाइम के बाद उस रेंटल के इनकम के पैसे से ही उन्होंने कार के इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही उन्होंने अपनी कार खरीदी। देखो, ऑथर बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि जब भी वो लोग पैसे कमाते हैं, तो उस पैसे को तुरंत किसी न किसी चीज़ में खर्च कर देते हैं। इंस्टेड वो अपने पैसे को खर्च करने के बजाय अपने लिए ही काम पर लगाएँ। इनफैक्ट एक भी रुपया आप इन्वेस्ट करते हो अपने एसेट बनाने में, तो वो एसेट बाद में आपके एम्प्लॉय बन जाते हैं, जो आपको पैसे कमाने में हेल्प करते हैं। और यही चीज़ अमीर लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। वो अपने पैसे से एसेट बनाने पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ लिएबिलिटीज़ खरीदते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से एसेट ऐसी चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसा डालती है, जबकि लिएबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। देखो, हमारे इंडियन सोसाइटी में इवन प्योर वर्ल्ड वाइड आप बोल सकते हैं, कई लोगों को एक बहुत ही गलतफ़हमी है। उन्हें लगता है कि उनका जो घर है, वो बहुत ही बड़ी एसेट है। उनके पास जो गाड़ी है, वो बहुत ही बड़ी एसेट है। सारी फैंसी चीज़ें जो खरीदते हैं महँगी वाली, वो उन्हें लगता है कि वो उनके लिए एसेट है। जबकि रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप एक फैंसी घर में रहते हो, एक्सपेंसिव घर में रहते हो, जिसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक चीज़ समझो कि उस घर को मेंटेन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आपका एसेट नहीं बल्कि लिएबिलिटीज़ है। कार को भी मेंटेन करने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए, हर चीज़ करने के लिए उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, जेब से पैसे जाते हैं, इसीलिए वो भी एसेट नहीं है। जबकि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसे रेंट पर देते हो, तो फिर वो प्रॉपर्टी आपका एसेट बन जाती है, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है। गाड़ी की भी बात करें, अगर आप गाड़ी भी रेंट पर देते हो, उसका अगर आपको भाड़ा आता है मंथली, तो फिर आपका एसेट बन जाता है। अगर आप किसी भी कंपनी के एसेट खरीदते हो,
या इवन अगर आप अपने दिमाग पर भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो जो फिर आपको फ्यूचर में पैसे कमाने में हेल्प करेगी, वो नॉलेज, वो स्किल, तो भी आप एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे स्किल आपको बाद में पैसा कमा कर देगी एज एन एसेट। तो इसीलिए पहली चीज़ तो यही है, फोकस करो कि आप एसेट बिल्डिंग पर फोकस करो। ये जितने लोग भी अमीर बनते हैं वो लोग एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, तभी आगे जाकर वो लोग अमीर बन पाते हैं, सिर्फ पैसा कम खर्च करने से नहीं। इसके बाद एक और लेसन आता है, आपने ये चीज़ सुना होगा ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपने ये बहुत बार सुना होगा, इनफैक्ट इस चीज़ को यूनिवर्सली अप्लाई भी किया जा सकता है। बट हाँ, एक चीज़ याद रखो, ये चीज़ ना उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, जिन्हें अपने पैसे को सेफ रखना है और सेफली और ज़्यादा ग्रो करना है, डूबने के बजाय। लेकिन इसके अपोजिट ऑथर बोलते हैं, जो महीने के सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये ऐसा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके लिए डाइवर्सिफाई करना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बिकॉज जब वो डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका रिस्क तो कम हो जाता है, लेकिन आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाता है। और अमीर बनने के लिए ये स्ट्रेटेजी इतना सही नहीं है। और ये चीज़ ऑथर ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप दुनिया के रिचेस्ट लोगों को उठाकर देख लो। एलॉन मस्क, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी बहुत चीज़ों पर फोकस करी, अपनी कंपनी पर फोकस करा, अपनी खुद की कंपनी बनाई। सिर्फ एक दो कंपनी ही उन्हें सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर दे रही है। जेफ बेजोस ने भी अपना जो सारा वेल्थ क्रिएट करा वो अमेज़न से क्रिएट किया। बर्नार्ड ने जो क्रिएट किया वो आप बोल सकते हो लुइस विटॉन की हेल्प से क्रिएट किया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से क्रिएट किया। ऐसे ही आप देखो जानो, जितने भी लोग बहुत अमीर बने हैं वो लोग ने अपने फोकस, अपने एनर्जी को, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करने के बजाय बस कुछ चीज़ों पर फोकस करके उनमें इन्वेस्ट की है, जिनसे उन्हें ट्रेमेंडस वेल्थ बनाने में हेल्प करी है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट खुद भी बोलते हैं, वाइड डाइवर्सिफिकेशन इज़ ओनली रिक्वायर्ड व्हेन इन्वेस्टर डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग। जो मैक्सिमम लोग के सही हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उनको नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सिर्फ स्पेक्युलेट करते हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास एक गोल है, आपको समझ है इंडस्ट्री के बारे में, पूरी कंपनी की आप वैल्यूएशन की है, फंडामेंटल एनालिसिस किया है और बहुत सारी चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं, तब आपके लिए समझदारी से इन्वेस्ट करना आपको ज़्यादा रिटर्न देगा कंपेयर टू डाइवर्सिफाई करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो 5 साल के लिए, वो वहाँ आपको 80% रिटर्न ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप सारा पैसा 50 कंपनी में डाइवर्सिफाई करने के बजाय अच्छे से रिसर्च करके बस एक दो अच्छे बिजनेसेस में पैसा डालते हो, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, मैं बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसी कंपनी जिनमें आप इन्वेस्ट करके 150% से 200% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये सारे ग्राफ में आपको देखने मिलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो बात यही है ना, देखो कई बार लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं, यही सोच कर आते हैं कि मैं इन्वेस्ट करूँगा और इससे करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको करोड़पति बनना है इन्वेस्ट करके, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इनफैक्ट डाइवर्सिफाई करोगे तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट वहीं आप जल्दी और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, अगेन बहुत बड़ा करोड़पति बनने के लिए ही नहीं, बस ज़्यादा रिटर्न चाहते हो, बस आपको कम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फोकस करके अच्छे से, वो भी नॉलेज के साथ, वरना इन्वेस्ट मत करो। और यही चीज़ ऑथर भी बोलते हैं, अगर आपको पहले मिलियन कमाने हैं तो अपना फोकस जितना हो सकता है उतना कम चीज़ों पर रखो। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है यू कैन वर्क हार्ड बट सेव स्मार्ट।
दोस्तों ऑथर बोलते हैं अगर आपको अपनी सेविंग करनी नहीं आती, अगर आपको बजटिंग करना नहीं आती, तो आप चाहो कितने भी मेहनत कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, ये ऐसे ही है जैसे कि गांव में पानी का हैंडपंप होता है ना, तो उस हैंडपंप को चलाने के लिए नीचे कोई बकेट नहीं रखनी, कोई पानी भरने का डब्बा नहीं रखना, जिससे कि सारा पानी आएगा तो लेकिन उसके बाद वो बह जाएगा। तो कई लोग को यही गलतफहमी होती है कि जो मिलियनर लोग होते हैं ना, वे लोग पैसे के बारे में सोचते ही नहीं, बस अंधाधुंधा जहाँ चाहिए वहाँ खर्चा कर देते हैं। और यही तो फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पैसे की चिंता ही नहीं करते थोड़ा भी, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो दोस्तों याद रखो, अमीर बनना मुश्किल चीज़ है और अमीर बने रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि कई बार पैसा हाथ में होता है पर हाथ में टिकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बड़े बड़े ब्रांड ऐसे मार्केटिंग करते हैं जो आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करते हैं और आप उन्हें खरीदते रहते हैं। हर कोई आपके पैसे के पीछे पड़ा रहता है जब आप अमीर बनते हो। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, सेविंग और बजटिंग पर ध्यान देना चाहिए हमें। अभी मैं आपको सेविंग और बजटिंग की ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि फर्स्ट, सेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स। एक महीने से स्टार्ट करो कि आप इस महीने में एटलीस्ट 20% इनकम सेव करोगे, या फिर इस इनकम से जो भी आपके पास डेब्ट हैं उसको चुका दोगे। आप अपनी इनकम के बेसिस पर मंथली और ईयरली गोल सेट करो। ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करेगी फाइनेंशियली फ्री बनाने में। फिर नेक्स्ट ये चेक करो कि जो बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान और बाकी सारी चीज़ें, उसमें आपके ईयरली कितने खर्चा होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, अपना एनुअली और मंथली एक बजट बनाओ, उससे तुम स्ट्रिक्ट फॉलो करो। और फिर लास्ट, बाकी बची हुआ जितना भी पैसा है आपके पास, उसको आप एसेट बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो। हाँ, इस चीज़ में आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार आपके एसेट बनना स्टार्ट हो गए, वो आपको कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होकर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देंगे इन द फ्यूचर। अब आते हैं नेक्स्ट लेसन पर, मेंटेन पैसिव इनकम। देखो दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ल्ड में अमीर बनने का एक फेमस रूल है जो बहुत लोग फॉलो करते हैं, ऑलवेज स्पेंड लेस देन यू मेक। यानी आप जितना भी कमाते हो, खर्चा करते हो, आप उससे कम से कम कर दो। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप गारंटीड आप एक अमीर इंसान बन जाओगे। अब देखो, ये मेंटेलिटी अच्छी तो है, बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि अगर आपको भी अमीर बनना है, अगर आप स्ट्रेटजी से जाओगे ना, तो आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। जो आपकी इनकम है ना, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। अगर आप उसको सेव कर लो या उसे काफ़ी टाइम तक इन्वेस्ट करते रहो, तो आपको काफ़ी कंजूसी से जीना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। इससे बेटर एक और अप्रोच है, रूल है जिसे बोलते हैं मेक मोर देन यू इन्वेस्ट। वेल, यहाँ पर बात हो रही है एक अलग ही माइंडसेट की। माइंडसेट ये है कि आप अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बनाओ। अब इतनी इनकम कमाओ अलग अलग जगह से, क्योंकि जो आपकी स्पेंडिंग है अगर वो आप नॉर्मली करो, आपको ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत ना रहे। देखो, ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं खुद करता हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करता हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ों पर इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ कि मैं किसी चीज़ पर स्पेंड नहीं करना चाहता। खाना पीना, घूमना फिरना, ऐसी चीज़ों पर जब मेरा मन करता है तब मैं स्पेंड करता हूँ। ये सब मैं कर पाता हूँ बिकॉज़ मेरे पास अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं। तो ऐसा ही अगर आप भी मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाओगे, पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाओगे ना, तो ये चीज़ आपको एक्चुअल में फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करेगा। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में यही गलती करते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो उनको हमेशा प्रेशर में रखता है, उनको कभी फ्रीडम अचीव करने नहीं देता। वो
कहीं जा नहीं सकते बिकॉज वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्रीडम नहीं मिलता और कुछ नहीं कर सकते, छुट्टियां नहीं ले सकते, ज़्यादा टाइम तक कहीं जा नहीं सकते बिकॉज उनकी जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो एक है। और अगर वहीं मल्टीपल सोर्स से इनकम आएगी, कई बार वो फ्रीली अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसीलिए ऑब्वियसली ये चीज़ करना एकदम हलवा भी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आज के टाइम पर, इंटरनेट के टाइम पर आप सोच सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस हैं जो सीख कर आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो दोस्तों, इन सारे लेसन से आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। ये सब स्मार्ट वर्क है। आप हार्ड वर्क करते रहो और कितना भी टाइम लगा लो, सालों सालों तक, आप एलॉन मस्क जैसे अमीर कभी नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, आप ऐसा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।